सीएम शिवराज के कमलनाथ को आतंकवादी कहने के मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दर्ज कराई शिकायत। कहा सीएम शिवराज से इस्तीफा दें या कमलनाथ से मांगे माफी। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। कहा शिवराज लूट की सरकार के मुखिया, पिछले 2.5 साल से उनकी भाषा बदली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। काली माता के मामले में रहेंगे चुप। कहा कांग्रेस का इंटरेस्ट सांप्रदायिक। राजधानी भोपाल में एक बड़ा मामला आया सामने। हॉस्टल में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 7 छात्राओं पर लगाया गया जुर्माना। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की घटना। तो निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। कटनी से कांग्रेस प्रत्याशी निशा मिश्रा ने थामा भाजपा का दामन। कई अल्पसंख्यक नेता भी गए साथ में। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ। सीएम शिवराज द्वारा कमलनाथ को आतंकवादी कहने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचा और सीएम शिवराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी श्यामला हिल्स थाने पहुंचे, जहां संगीता शर्मा ने सीएम से मांग की है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो कांग्रेस और कमलनाथ से माफी मांगे। नहीं, अभी उसकी विषय वस्तु का अवलोकन किया जा रहा है। क्या परिस्थितियां थी, क्या कहां किन जगह पे क्या कैसा बोला गया है, वो सारे तथ्यों को परखा जाएगा और उसमें जो भी साक्ष्य होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सीधी की एक सभा में उन्होंने भाषण के दौरान कहा है कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी जो है वो आतंकी हैं और इस तरीके के बयान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम सभी कार्यकर्ता बहुत आहत हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये भाषण दिया है, उस भाषण में कांग्रेस को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है और साथ ही हमारे राष्ट्रीय नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो इस तरीके से उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी जो की गई है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से उन्होंने इस भाषण में कहा है, उससे हम सभी आहत हैं। इसी को लेकर आज हम श्यामला हिल्स थाने पर आए हैं और हमने एक शिकायत की है कि जो कानून है वो सबके लिए समान है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे आम नागरिक हो, तो कानून जो है सबके लिए समान है। इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी पर कार्रवाई की जाए और जो हमने आवेदन दिया है उस पर उन्हें या तो अपना इस्तीफा देना चाहिए या प्रदेश की जनता के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और माननीय कमलनाथ जी से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में वह अपनी 18 साल की उपलब्धियां नहीं गिनाते। शिवराज 3 बार चुनकर आए, लेकिन अब वो लूट की सरकार के मुखिया हैं। पिछले 2.5 साल से उनकी भाषा बदल गई है। उन्होंने कमलनाथ को आतंकवादी तक कह दिया। इससे प्रदेश के मुखिया पर आशंका होती है कि कहीं उनका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। पटवारी ने कहा कि आप जिस तरह की भाषा बोलते हैं उससे आपको शर्म आना चाहिए। सुनील जोशी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों से किसका रिश्ता है। शिवराज, आप 3 P से चुनाव जीतना चाहते हो, पुलिस, पैसा और प्रशासन। पटवारी ने कहा कि लोग परेशान होते रहे, वोट नहीं डाल पाए, पर्ची होते हुए भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं। मध्य प्रदेश में लाखों लोग वोट नहीं डाल पाए, इसका दोषी कौन है? आदरणीय, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, स्थानीय निकाय के, पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के। लूट की सरकार के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान लगातार रोड शो कर रहे हैं और रोज अलग अलग बयान दे रहे हैं। पिछले 20 साल के लगभग वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया, इसका बखान वो नहीं करते। वो ये नहीं बता पाते कि हमने पिछले 20 साल में पिछले
8.5 साल से सारी नगर निगम उनकी थी। इस नगर निगम की ये उपलब्धि है, ये हमारे शिवराज सिंह चौहान कभी किसी भाषण में नहीं कहते, नई नई बातें करते हैं। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी की व्यक्तिगत रूप से बहुत कद्र करता हूं, इज्जत करता हूं, और मैं कई बार विधानसभा में भी इस वक्तव्य को कह चुका हूं जो आज कह रहा हूं कि एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बना, विचारधारा से हमारा विरोधी था, पर एक अंतर मन में यह एहसास था कि इस प्रदेश पे किसान का बेटा राज कर रहा है। मध्य प्रदेश में कई परिवार के साथियों को यह एहसास हर वक्त हो रहा था और उसका समर्थन भी उनको मिला। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। बैठक में मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। अब निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहली, चौथी और 5वीं क्लास का रिजल्ट अनिवार्य होगा। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया, मालवाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर छूट दी जाएगी। इस साल राजकीय हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में दिवंगत हुए वरिष्ठ पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा की पत्नी डॉक्टर अलका पांडा को अनुकंपा नियुक्ति के तहत स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की 45वीं बैठक में 24 एजेंडों पर चर्चा की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस का इंटरेस्ट सांप्रदायिक रहता है, ऐसे मामलों में कांग्रेसी शांत रहते हैं। यह खेल उन्हीं का है, काली जी के लिए वो नहीं बोलते। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। 15 महीने क्या 15 साल भी कमलनाथ सरकार नहीं बना पाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सीएम के खिलाफ शिकायत करने जा रही है, कर ले, मगर कमलनाथ खुद भय का माहौल बना रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारियों को धमका रहे हैं, वो आतंक क्यों फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता लीना मणि मैकलाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है, उम्मीद है जल्द कार्रवाई होगी। धमकी पता नहीं वो क्यों देते हैं, क्यों भय का वातावरण बनाना चाहते हैं और काल्पनिक बातें क्यों करते हैं। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि अगली विधायकों की बैठक सीएम हाउस में होगी, अगला 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे। ये सब बातें उनकी ऐसी ही हैं और वही कारण है, ऐसी बातें होने के कारण से अब उनकी बातों से लोगों का विश्वास उठ गया है। 15 महीने क्या 15 साल तक कमलनाथ जी नहीं आने वाले मध्य प्रदेश में। ऐसी व्यवस्था 15 महीने में वो कर गए। जो भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य उन्होंने किया, जो अराजकता का राज मध्य प्रदेश में हुआ, उसके कारण से अब जनता 15 साल इन्हें नहीं आने। बात वही भाई की पूछ रहे थे, कमलनाथ जी आतंक फैला रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आप ही ने कहा, दे भी रहे हैं वो कि 15 महीने बाद हमारी सरकार आएगी तब हम देख लेंगे, इस तारीख के बाद ये तारीख भी आती है। काहे के लिए आतंक फैलाना? आप जनता से अपने काम के आधार पर वोट मांगो। हमारी बुराई करके वोट मांग रहे हो। अरे हम अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहो, आप अपने काम गिनाओ, हम अपने काम गिनाएं, जनता के ऊपर छोड़ दो। जिसके काम जनता को पसंद आएंगे उसको वोट करेगी। कम गोरेला, पेंड्रा और मरवाही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के बाद भाजपा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बेलतरा के विधायक रजनीश सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, रजनीश सिंह ने यह भी कहा कि 2 जुलाई की रात अकलतरा में एक महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घटना हुई, इसके बाद दिल्ली के निर्भया कांड की तरह उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन इस पर कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज के इस गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के प्रेस वार्ता के कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जिला के अध्यक्ष कन्हैया राठौर जी, महामंत्री द्वय राकेश जी, लालजी यादव जी, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी दिलीप जी, हमारे मीडिया के प्रभारी बालकृष्ण जी,
सम्मानीय बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता बंधु आज उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। और आज का दिन एक संयोग है कि 6 जुलाई भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जी का जयंती का कार्यक्रम है। हम सब उनके चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बंधु, आज का जो पत्रकार वार्ता का विषय है, 2 विषय, बहुत गंभीर विषय दोनों के दोनों। और जब इस प्रदेश में 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारी बहुमत के साथ इस सरकार को विजयी बनाया, बड़े बड़े वादों के घोषणा के साथ, ये जनता के हित के काम करेंगे ऐसे वादों के साथ। लेकिन देखते देखते 6 महीना बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सब कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग लगातार ये बात 6 महीने के अंदर इस सरकार के खिलाफ में ऐसे कार्य इनका हुआ जिसको हम लोगों ने निशाना बनाया, इसको विषय बनाया और जनता के बीच लेके गए। पहला विषय था हमारा कि ये सरकार माफिया की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, जिसमें चाहे वो शराब माफिया हो, सेंध माफिया हो, भू माफिया हो, कोल माफिया हो, इन सब माफियाओं को मिलकर ये सरकार चला रही है। राजधानी भोपाल में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक हॉस्टल में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 7 छात्रों पर जुर्माना लगा दिया गया है। इस मामले में अब सियासत तेज होती जा रही है। दरअसल ये मामला भोपाल के पास स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, जहां हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे छात्रों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। इस पूरे मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। इसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कलेक्टर को इस मामले में जांच के आदेश दे देना चाहिए। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हमारे छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जो 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगा है, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। क्या हिंदुस्तान में रहकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जा सकता? यहाँ पर क्या घर घर में नमाज पढ़ाना प्रारंभ करा दोगे आप? और उन्होंने अपने रूम में अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो कोई जुर्म नहीं किया। अगर इस पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा तो मुझे बताइए कि रोजे के वक्त में आप जो है सामूहिक रूप से क्या छात्र वहां पर नमाज नहीं पढ़ते होंगे? हिंदुस्तान में जो है शासकीय कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, इनको रोजों के समय में और जुम्मे के दिन पर विशेष रूप से छूट दी जाती है नमाज पढ़ने के लिए। हिंदुस्तान में इस प्रकार की तुष्टिकरण की नीति, भेदभाव नीति अपनाई नहीं जाएगी। अगर इस प्रकार का उन पर जुर्माना लगाया जाएगा तो संस्कृति बचाओ मंच यूनिवर्सिटी में जाकर और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। यूनिवर्सिटी के डीन को मैं चेतावनी देता हूं कि संस्कृति बचाओ मंच ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस प्रकार का किया गया तो हम सामूहिक रूप से वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और अगर यहां पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई जुर्माना नहीं होगा। हमने उनको संदेश दे दिया है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। बच्चों को समझाई जैसी चीज तो दी जा सकती है। हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? वो विषय ऐसा नहीं है जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, शोर के कारण से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे बच्चे और उनके पालकों के फोन आए थे, तो उसमें उन्होंने उसका किया है। मैंने कलेक्टर को विस्तार से जांच किया। तो हम आपको बता दें कि इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई कि राजधानी भोपाल में एक हॉस्टल में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 7 छात्रों पर जुर्माना लगाने को लेकर पीसी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधा है। अब उन्होंने कहा है कि यह सब जो है बीजेपी के राज में होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने ये जो है इनके राज्य में नहीं पढ़ने दिया जाता। श्री राम बोलोगे सीता जी को छोड़ देंगे, सीताराम नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों जिम्मेदार हैं। सरकार का इनके राज में जो हो जाए, ये इनके राज में जो हो जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे। जय जय श्री राम बोलेंगे, सीता जी को छोड़ देंगे। जय जय सिया राम नहीं बोलते,
ये अभी आया कि ग्वालियर में नाबालिग बच्चे के साथ रेप हो गया, वो लोग पकड़ाए नहीं, उसका मर्डर हो गया। ये तमाम पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल कटनी से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी निशा मिश्रा ने कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों सदस्यता ग्रहण की। निशा मिश्रा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिथिलेश जैन की करीबी रही हैं। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने गुलाम ख्वाजा न्याजी के साथ अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई, जहां कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के साथ शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर विश्वास जताया। मंदसौर में तीसरे चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसमें बूढ़ा क्षेत्र में लगभग 86% मतदान किया गया। मतदान में सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मतदान स्थल पर पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर काफी मुस्तैद दिखाई दिया। भोपाल के साकेत नगर में डॉक्टर सुरम्या जैन ने पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, ईएनटी, प्रसूति और स्त्री रोग विषय में विशेष योग्यता अर्जित की है। वहीं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 3 मेरिट सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि सुरम्या की माता डॉक्टर रश्मि सिंघई और पिता डॉक्टर आरके जैन दोनों ही डॉक्टर हैं और सुरम्या ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, सुरम्या और उनका पूरा परिवार समाज सेवा में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने में भी अव्वल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुरम्या। सुरम्या, जाहिर है आप आज बहुत खुश होंगी, घर वाले भी आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे। क्या आज आपको ऐसा लग रहा है कि आज मैं आगे और जमाना पीछे? आज में बहुत ज्यादा 5.5 साल का जो सफर था एमबीबीएस का, वो आज सफल हो गया है और मैं सुरम्या जैन से डॉक्टर सुरम्या जैन बन चुकी हूँ। तो बहुत ज्यादा हर्ष का माहौल है मेरे घर में और मेरे पूरे परिवार में, और हम सभी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हर्षित हैं। सुरम्या, आपके जो फादर मदर दोनों हैं वो डॉक्टर हैं, क्या इस वजह से भी आपको ये जो अचीवमेंट है उसको मतलब हासिल करने में काफी हेल्प मिली? जी बिल्कुल, उन दोनों का बहुत ज्यादा मेरे इस सक्सेस में सहयोग रहा है। बचपन से ही मैंने उनको देखा है काम करते हुए, तो जो मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली है वो मेरे माता पिता से, और उसके अलावा मेरे परिवार में 10 लोग और डॉक्टर हैं। मैं अपने परिवार की 13वीं डॉक्टर हूँ, तो मुझे हमेशा परिवार का बहुत सहयोग रहा और इन 5.5 सालों में भी मुझे पढ़ाई में भी उन्होंने सहयोग किया है और हमेशा अपने गाइडेंस से मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की है। सुरम्या, किस तरह से मेहनत की आपने, किन चीजों को छोड़ा, किसको अपनाया? मतलब इतने सारे जो सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर आपने मेहनत की और इतना अच्छा रिजल्ट पाया, तो क्या किस तरह से मेहनत की, किस तरह से आपका शेड्यूल रहा इन सब को लेकर? देखिए, मेडिकल की जो पढ़ाई होती है उनमें लगभग हमको मतलब पूरे 19 सब्जेक्ट रहते हैं 5.5 साल में, और काफी सारा सिलेबस रहता है, तो हमको काफी चीजों का बलिदान देना पड़ता है। जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह से बिल्कुल हमको दूर रहना पड़ता है, जितना हम मतलब कम से कम हम इनका उपयोग करते हैं। उसके अलावा घूमना फिरना, कई बार घर की शादियां भी हमको छोड़नी पड़ती हैं, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे लगभग मैं उठ जाती थी और पूरा दिन पढ़ाई करना रहता था, रात तक भी जब तक आप कर सको मैक्सिमम। और सारे फैमिली फंक्शन की से आपको थोड़ा दूर रहना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय व्यर्थ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर की जो जिंदगी होती है वो हमेशा
बलिदानों से भरी रहती है और काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, पर बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहते हैं, बट तब भी काफी स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता है क्योंकि हमारी पोस्टिंग भी लगती है। सुरम्या, आगे क्या आपका टारगेट अचीव करने का इरादा है, बहुत शॉर्ट में? इसके बाद मुझे पीजी करना है, तो मैं या तो फिर डर्मा जैसे कि स्किन वाली जो ब्रांच होती है त्वचा रोग, उसमें या फिर मेडिसिन में पीजी करने का मेरा इरादा है आगे चल के। चलिए सुरम्या, आपको ढेरों बधाई, आप आगे बढ़ें, पढ़े लिखें, यही हम चाहते हैं। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हम आपको बता दें, ये थी सुरम्या, जिन्होंने MBBS की जो पढ़ाई है वो काफी विषयों में की है, टॉपर बनी है सुरम्या, और हमसे बातचीत कर रही थी। और इन्होंने अपना ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि अपने माता पिता का भी जो नाम है उसको रोशन किया है। उन्होंने काफी इसके लिए मेहनत की और आज ये टारगेट अचीव किया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर क्षेत्र में गो हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं गुरगुमा में गो हत्या का एक मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गुरगुमा के जंगल से गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जंगल पहुंचकर चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर मांस बरामद कर लिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये आज दिनांक 7/7/2022 को थाना सीतापुर के ग्राम गुरगुमा ललितपुर के पास हमको मोबाइल के माध्यम से सूचना मिला कि जो है प्रार्थी रुपये फारे गुप्ता ने बताया कि जो है ग्राम गुरगुमा में जंगल किनारे जो है 3-4 लोग जो है मवेशी ले जाकर उसको काट के मांस बना रहे थे। सूचना पर सीतापुर पुलिस जो है टीम बनाकर मौके पर रवाना हुई और वहाँ पर घेराबंदी की, जिसमें जो है आरोपी दुबराज उरांव, बुलसाय उरांव, हरिचंद्र उरांव और नीलेश उरांव, इन चारों को जो है मौके पर मवेशी काट के पकड़ा गया। इनके विरुद्ध थाना सीतापुर पुलिस द्वारा रुपये फारे गुप्ता की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 2018/22 धारा 429 IPC 4510 पशु ईसक परिरक्षण अधिनियम धारा 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि इंदौर नगर निगम के चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए थे, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ लगाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इंदौर शहर का अपना एक नेचर है, इसकी सभ्यता है, इसके संस्कार हैं। चुनाव में इस तरीके की घटनाएं इंदौर शहर में नहीं होती है। जिस तरीके से कल झूठे मुकदमे लगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जगह जगह थाने में बिठाए गए, जो प्रस्तावक थे उनको बूथों पर न जाने दिया गया, और राजू भदौरिया जिस समय थाने पे बैठा था उस समय की घटना को लेकर उस पर 307 लगा दिया। हम खुद कल पूरी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन संजय शुक्ला जी, अध्यक्ष जी, विशाल पटेल जी, जिला अध्यक्ष जी, चिंटू चौकसे जी, सब थाने में बैठकर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस अधिकारी कपूरिया जी समेत सब लोगों के बीच में समन्वय की बात की कि ऐसे मामलों में सरकार, पुलिस, इंदौर शहर का वातावरण और इसकी सभ्यता बिगड़ेगी, संस्कृति बिगड़ेगी, वातावरण बिगड़ेगा। पर जब हम थाने में थे तब तक अच्छी बातें हैं, और थाने से बाहर हुए तो 307, और वो भी झूठी। ये पुलिस का जो रवैया था, ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के हेवी दबाव में था, या फिर ऐसा था कि सरकार पुलिस को ही चुनाव लड़वाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता बना। अंबिकापुर के बाल अपराध गृह से 3 अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधी कोरोना पीड़ित थे, जिसके कारण अपराधियों को आइसोलेशन वार्ड में बाकी अपराधियों से अलग रखा गया था, जहां से मौके का फायदा उठाकर अपराधी जेल से फरार हो गए। अपराधियों के फरार होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अपराधियों में से 2 कोरिया जिले के और एक सरगुजा जिले का था। गांधीनगर पुलिस ने फरार अपराधियों की जांच शुरू कर दी है।
जबलपुर के कुंडम थाना अंतर्गत सदाफल में पुराने विवाद को लेकर 30 से 35 बदमाशों ने रवि सिंह के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग की। जहां घर के बाहर खड़ी बुलेरो वाहन में बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। वहीं जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और आला अधिकारी पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। ये साहू समाज के लोग हैं और कुछ अदर समाज के भी लोग हैं जो हमारे गांव के हैं। कुंडम में अन्यथा किसी साहू समाज का कुछ विवाद होने की वजह से हमारे छोटे भाई शिवा ठाकुर को यहाँ पे टारगेट करके किया जा रहा है कि ये उसने किया है, उसने करवाया और ये था यहाँ पे, और उसको जान से मारने की धमकी दी गई है कि जान से मार देंगे और ऐसा किया जा रहा है। और यहाँ पे दिन में आए पहले इन लोग 50-60 लोगों ने गाली गलौज सब किया, सब कुछ किया। पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी थी। रात में आने के बाद जो हुआ, टीआई साहब स्वयं यहाँ पे थे। रात में 9 बजे आए थे। रात में 9 बजे आए तो टीआई साहब से एक न शायद झीना झपटी भी हुई, उसके बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई दिन में। तो किन लोगों ने जो है क्या फायरिंग भी हुई है, क्या क्या किया है? हाँ, तो संदीप साहू, सतीश साहू, मनीष साहू, देवेंद्र दिन्नू साहू और घसीटा साहू और अपना क्या बोलते हैं लोग और संदीप साहू, इन लोग अन्यथा, और बाकी लोग अभी तक फरार है। जो उमेश झारिया, इन लोग अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई इन लोगों की। पुलिस ये 5 और 6 जुलाई की दरमियानी रात एक घटना हुई थी। इसमें जो कुछ कुंडम और सदाफल के लोग थे, स्थानीय लोग, उनने ठाकुर परिवार वहाँ रहता है, उनके घर में जाके पथराव किया था और उनकी जो गाड़ी थी बुलेरो, उसमें आगजनी की थी। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए भारी बल कुंडम पहुंचा और एडिशनल एसपी नॉर्थ सर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो भी नाम चिन्हित हुए हैं उन सभी पे जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है वो चल रहा है। करीबन 9-10 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और चिन्हित किया जा रहा है और कौन थे उसमें, जल्दी सबकी गिरफ्तारी होगी। और साथ ही साथ जो भी उसमें तथ्य आए थे सभी पे धाराएं लगा के FIR पंजीबद्ध की गई। भोपाल के 5 नंबर स्थित शराब की दुकान पर नगर निगम ने हथौड़ा चलाया। दरअसल पिछले दिनों नगरीय प्रशासन विभाग ने बिल्डिंग परमिशन निरस्त की थी। साथ ही स्थानीय निवासियों ने भी शराब की दुकानें खोलने को लेकर विरोध जताया था। भोपाल के ईटखेड़ इलाके में डायल 100 का भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें डायल 100 ड्राइवर और प्रधान आरक्षक घायल हो गए। यह हादसा गश्त के दौरान ब्रिज के पास हुआ। तो यह थे अब तक के समाचार। इजाजत दीजिए, नमस्कार।